नमस्कार, मैं हूं शोभा पाटिल। 12वीं कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में पाठ क्रमांक 8 सुनो किशोरी भाग 1 का अध्ययन करने वाले हैं। इस पाठ की लेखिका आशा रानी होरा है। पाठ पढ़ने के पहले लेखिका का परिचय और पाठ का अध्ययन का उद्देश्य हम देखने वाले। देखिए, लेखिका का नाम आशा रानी होरा है। उनका जन्म 7 अप्रैल 1921 में अविभाजित भारत, मतलब उस समय भारत पाकिस्तान विभाजन नहीं हुआ था, भारत का ही हिस्सा था, झेलम जिला तकावाल तहसील, तहसील मतलब तालुका, दुल्हा ग्राम, ग्राम मतलब गांव में हुआ था। मतलब झेलम, अब ये झेलम जिला है, पाक व्याप्त पंजाब में है, जो हमारे भारत का हिस्सा था। उस समय दुल्हा नामक ग्राम में उनका जन्म हुआ था। उनके साहित्य की विशेषता यह है, आशा रानी होरा हिंदी साहित्य की एक महान साहित्यकार इसलिए हैं, उन्होंने आधुनिक हिंदी साहित्य में नारी विषयक लेखन को प्रेरणा दी और उन्होंने बहुत लेखन किया और उस पर उन्हें बहुत पुरस्कार भी प्राप्त हो गए। और एक महत्वपूर्ण बात है, साहित्य के क्षेत्र में उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से नारी विमर्श को लाने का एक महत्वपूर्ण कार्य किया। नारी विमर्श मतलब नारी पर चर्चा, विभिन्न समस्याओं पर चर्चा। 8 साल की बालिका हो या 80 साल की बुढ़िया हो, आज अत्याचार हो रहे हैं और उस जमाने में से लेखिका ने इन छोटी बालिका से लेकर बुढ़ापे तक की नारी का विमर्श किया है, उस पर चर्चा की है, उनकी विभिन्न समस्याओं पर लेखन किया है। यह उनकी साहित्यिक विशेषता बहुत महत्वपूर्ण है। लेखन कार्य का उद्देश्य देखिए, ये स्वतंत्र मुद्दा इसलिए दिया है, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान पर 1 मार्क के लिए इतना बड़ा प्रश्न पूछा है। आशा रानी होरा के लेखन कार्य का उद्देश्य स्पष्ट कीजिए। 2 वाक्य हमें यहाँ लिखना है। देखिए, विशेषता क्या है, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करना। इसका मतलब यह है, अग्रणी मतलब आगे रहने वाली, विभिन्न क्षेत्रों में उच्च पद पर पहुंची हुई महिला ऐसी ही पहुंची नहीं है, इसके लिए उसे कड़ा संघर्ष करना पड़ा है, वो उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से चित्रित किया है। और वो चित्रित करने का उद्देश्य क्या है, वर्तमान मतलब आज के नारी वर्ग को अगर ऊंचे पद पर जाना है तो इस तरह का संघर्ष करना पड़ेगा, यह आदर्श उनके सामने प्रस्तुत करना है। यह आशा रानी होरा के लेखन कार्य का उद्देश्य है। आपको 1 अंक के लिए इतना उत्तर लिखना है, विभिन्न क्षेत्रों में अग्रणी रही महिलाओं के जीवन संघर्ष को चित्रित करना और वर्तमान नारी वर्ग के सम्मुख मतलब सामने आदर्श प्रस्तुत करना, इस उद्देश्य से लेखिका ने लेखन किया है। ऐसी महान लेखिका का निधन सन 1909 में हुआ है। उनकी प्रमुख कृतियां देखिए, साहित्य संबंधी सामान्य ज्ञान का अगला प्रश्न है, आशा रानी होरा की प्रमुख रचनाओं के नाम लिखिए। देखिए, भारत की प्रथम महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी लेखिकाएं, क्रांतिकारी किशोरी आदि, यह सभी महिला से संबंधित लेखन है। देखिए, भारत की प्रथम महिलाएं मतलब हर क्षेत्र में प्रथम पद पर पहुंची हुई महिलाएं, स्वतंत्रता सेनानी मतलब स्वतंत्रता के समय कार्य करने वाली जो सैनिक सेनानी थी वह लेखिका भी थी, और क्रांतिकारी किशोरी, ये उनकी साहित्य और भी है रचनाएं। कम से कम 2 साहित्यिक रचनाएं आपको 1 अंक के लिए लिखना है। ये साहित्य संबंधी 2 प्रश्न यहाँ दिए हैं। विधा परिचय देखिए, ये पत्र शैली में लिखी रचना है। ये पत्रात्मक शैली में लिखने का एक शैली मतलब ढंग, लिखने का ढंग, वास्तव में यह एक रचना है, मतलब एक निबंध की तरह लेखिका ने सुगंधा नामक लड़की को सब बातें समझाई है, परंतु यह पत्रात्मक शैली में लिखा है। आमने सामने बैठकर नहीं, तो पत्र के माध्यम से उन्होंने उस सुगंधा को माँ के प्यार से समझाया है। और ये पत्रात्मक शैली साहित्यिक कलात्मकता को स्पर्श करती है, ये कला है। यह पत्रात्मक शैली में रचना लिखना एक कला है, ये साहित्यिक कलात्मकता को वह स्पर्श करती है। ये विधा परिचय, बस इतना ध्यान में रखिए, पत्र शैली में लिखी यह रचना है। अब पाठ अध्ययन के उद्देश्य महत्वपूर्ण है। हमें सुनो किशोरी इस पाठ का अध्ययन क्यों करना है, क्योंकि आप सभी 12वीं कक्षा तक 16-17 साल के हो गए हैं और आप किशोर हैं। अगले साल आप कॉलेज जाएंगे और उस समय मतलब उच्च वरिष्ठ महाविद्यालय, अब कनिष्ठ महाविद्यालय में हो, वरिष्ठ महाविद्यालय में जाओगे तब तुम युवक बन जाओगे, परंतु अब इस समय तुम किशोर हो और किशोर के मन में न जाने अनेक शंकाएं होती हैं। इन किशोरों की शंकाओं, प्रश्नों, दुश्चिंताओं का समाधान करना है।
ये पाठ पढ़ने के बाद आपके मन में जितनी भी शंका है, प्रश्न है, चिंताएं हैं, दुश्चिंताएं मतलब बुरी चिंताएं हैं, ये सभी का समाधान हो जाएगा। शंका समाधान करने का उद्देश्य यह इस पाठ का पहला उद्देश्य है। अब देखो, सुनो किशोरी, एक किशोरी को पत्र लिखा है, इसका मतलब किशोर को समस्या नहीं है, ऐसा नहीं है। पाठ के अंत में लेखिका ने कहा है किशोर हो या किशोरी हो, लड़का हो लड़की हो, सभी की किशोरावस्था में उनके मन में समस्याएं आती हैं। वो दो तरह से इनकी ओर देखना है। दूसरा उद्देश्य है पश्चिमी देशों के मूल्यों और संस्कारों के अंधानुकरण से सचेत करना। आज की युवा पीढ़ी पाश्चात्य देशों के जो संस्कार हैं, मूल्य हैं, फैशन है, बिना सोचे समझे हम उसका अंधानुकरण करते हैं और इसके प्रति लेखिका हमें सचेत करना चाहती है, सावधान करना चाहती है। और तीसरी महत्वपूर्ण बात है भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संस्कारों के बारे में मार्गदर्शन करना। यहाँ लेखिका ने भारतीय संस्कृति, परंपरा, रूढ़ि, संस्कार, इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से मार्गदर्शन किए हैं। मतलब आज की युवा पीढ़ी कम समय में वो पैसे कमाने लगते हैं और जब पैसे कमाने लगते हैं तो उनका जिंदगी की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलता है, दुनिया की ओर देखने का दृष्टिकोण बदलता है। आगे पीछे न देखते हुए फैशन करते हैं और भारतीय संस्कृति को वो तुच्छ समझते हैं, कालबाह्य समझते हैं। वास्तव में वैसा नहीं है। कुछ परंपरा, रूढ़ी हमारे हैं बेकार, उन्हें छोड़ देना और अच्छी संस्कृति, परंपरा जो है उसका आचरण करना चाहिए। इसके बारे में लेखिका यहाँ मार्गदर्शन हमें करने वाली है इस पाठ के माध्यम से। देखिए, ये पाठ का पहला गद्यांश है। पृष्ठ क्रमांक 41 और 42 इस पन्ने पर है। इस पर कृति इस तरह पूछी जाती है। कृति एक अ अथवा आ में पूछे जाने वाली है। निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां पूर्ण कीजिए। 6 अंक के लिए ये पूछे जाने वाली है। अब सुविधा के लिए थोड़ा लंबा परिचित लिया है, इतना लंबा परिचित परीक्षा में नहीं आता। 180 या 200 शब्दों में यह गद्यांश आपको आने वाला है। थोड़ा सा अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने ये लंबा किया है। अब देखिए, ये पहला गद्यांश पढ़ने के पहले इस पाठ का आशय क्या है ये पहले मालूम होना चाहिए। सुनो सुगंधा, यहाँ एक माँ बेटे को पत्र लिख रही है ऐसा आभास है, परंतु वास्तव में क्या है, आशा रानी होरा नारी विषयक लेखन करने वाली लेखिका है, इसलिए किशोर अवस्था की लड़कियों का एक प्रशिक्षण देना था और उस प्रशिक्षण में लेखिका ने माँ के प्यार से या उन किशोरवयीन लड़कियों की सहेली बनकर, विश्वास पात्र बनकर उन्हें प्रशिक्षण दिया है, उन्हें मार्गदर्शन किया है, उन्हें उपदेश दिया है। ये इस पत्र के माध्यम से हम यहाँ अध्ययन करने वाले हैं। ये ध्यान में रखिए, अपने से बड़े इस क्षेत्र में कार्य करने वाली एक स्त्री सभी किशोरवयीन लड़कियों को अपनी बेटी मानती है और माँ के प्यार से उसे समझा रही है। ये बात सबसे पहले महत्वपूर्ण। दूसरी बात, वह सुगंधा को समझाने का प्रश्न क्यों उपस्थित हो गया, क्योंकि सुगंधा की एक सहेली है रचना और वो सुगंधा के साथ अभी कॉलेज में आ रही है और उसी समय वो एक लड़के से प्यार करती है। यहाँ तक नहीं तो उस लड़के के साथ शादी करने का निर्णय लेती है। अब यह आयु जो है आपकी 16-17 साल की, वो किशोर अवस्था है। आपके मन में यह परलिंग के प्रति आकर्षण होता है, परंतु यह अभी तक आपका विचार परिपक्व नहीं हुआ है। प्रेम करना, शादी करना, इस तरह का निर्णय लेने लायक आप नहीं होते। और जब वो रचना उस प्रेमी से प्यार करने लगती हैं, तब वो परिवार वालों को कुछ नहीं बताती, परिवार वालों से दूर रहती हैं और सुगंधा को ये बात मालूम है, परंतु सुगंधा की बात भी ये मानती नहीं है। तब सुगंधा वो अपनी माँ, मतलब ये लेखिका है, उसे पत्र के माध्यम से बताती है कि देखिए ये समस्या इस तरह हो गई है और इस समस्या पर मार्गदर्शन करने के लिए साथ साथ भारतीय संस्कार, संस्कृति, पाश्चात्य संस्कार और लड़की को इस समय क्या करना चाहिए, रचना जिस समस्या में अटक गई है उस समस्या से बाहर निकलने के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए और वह उपाय वो सुगंधा को बता रही है। इस तरह का इस पाठ का आशय है। देखिए, पहला गद्यांश। सुनो सुगंधा, तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई। तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, वो पसंद आई। बेशक जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? मैं बड़ी हूँ,
माँ हूँ और तुम बेटी हैं, छोटी हैं, और माँ के साथ इस तरह की बातें कैसे करना। इस तरह की पहली शंका इन किशोरवयीन लड़कियों के मन में आ जाती है। इस शंका का निरसन इस परिच्छेद में लेखिका ने किया है। लेखिका सुगंधा को कहती है कि तुम्हारा पत्र मिल गया, मुझे खुशी हुई। क्यों खुशी हुई? क्योंकि तुमने पत्र में दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। मतलब बेटी और माँ के बीच दोनों को अधिकार, दो तरफा मतलब दोनों ओर को अधिकार मिलना चाहिए बात करने का। कभी कभी बड़े भी कुछ गलत तरीके से बातें करते हैं या सही मार्गदर्शन नहीं करते, तो छोटे उसे ठीक कर सकते हैं, उन्हें भी अधिकार होना चाहिए। इसलिए लेखिका कहती है कि मुझे तुम्हारा पत्र पाकर खुशी हुई, क्योंकि तुमने दो तरफा अधिकार की बात उठाई है। दो तरफा मतलब दोनों ओर को समान अधिकार होना चाहिए, और ये लेखिका को पसंद आई है। ये पहली दो पंक्तियों में एक आकलन करती है। कारण लिखिए। लेखिका को खुशी हुई, लेखिका को सुगंधा का पत्र पाकर खुशी हुई। क्यों? क्योंकि सुगंधा ने पत्र में दो तरफा अधिकार की बात उठाई है, इसी कारण लेखिका खुश हो जाती है। अच्छा, इस छोटी सी बेटी को अधिकार की बात मालूम हो गई है और वो अधिकार जताना चाहती है, इससे भी माँ खुश हो गई है, मतलब लेखिका खुश हो गई है। बेशक इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है, तुम्हें भी अधिकार है, मुझे भी अधिकार है। जहां जिस बात से तुम्हारी असहमति हो, सहमति असहमति विलोमार्थी के लिए पूछा जाता है, अथवा सहमति उपसर्ग युक्त शब्द लिखिए, उसे अ जोड़ा है, देखिए असहमति, ये उपसर्ग युक्त शब्द बन जाता है, ये ध्यान में रखिए। और लेखिका सुगंधा को समझाती है, ठीक है, तुम्हारी जहां असहमति है वहां तुम्हें अपनी बात मुझे समझाने का पूरा अधिकार है। अच्छा, अगर मैं कोई बात समझा रहा हूं और उस बात से तुम असहमत हो, तो तुम्हारा मत मुझे बताने का तुझे अधिकार है। इस तरह लेखिका सुगंधा को बताती है। मुझे खुशी ही होगी तुम्हारे इस अधिकार प्रयोग पर। फिर एक बार लेखिका उसका कौतुक करती है, प्रशंसा करती है कि तुम्हें अधिकार प्राप्त करने का अधिकार है, और उस अधिकार की बात से मुझे खुशी है। इससे राह खुलेगी और खुलती ही जाएगी। देखिए, कोई भी समस्या होती है तो उस समस्या पर चर्चा करने से उस पर उपाय मिलता है। राह खुलेगी मतलब क्या? कोई ना कोई मार्ग निकलता है। राह मतलब मार्ग, यहाँ रास्ता, यानी कि समस्या पर रास्ता, उपाय, राह मिलेगी और मिलती जाएगी। ये बहुत अच्छी बात है। हम दो तरफा से बातें करते हैं तो एक दूसरों से हम विचारों का आदान प्रदान करेंगे और उसी में से राह निकल जाएगी। आगे दिया है, देखिए, जहां कहीं कुछ रुकती दिखाई देगी वहां भी परस्पर आदान प्रदान से राह निकाल ली जाएगी। अच्छा, हम दोनों बातें करते समय अगर कोई समस्या निर्माण हो गई और उसमें असहमति सहमति हो गई, तो उसमें विचारों का परस्पर आदान प्रदान, इस शब्द युग्म भी है, आदान और प्रदान, मतलब दूसरों का विचार लेना और दूसरों को देना। इस तरह विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। इससे राह निकल ली जाएगी। एक शब्द में उत्तर लिखिए, परस्पर आदान प्रदान लिखिए, तालिका पूर्ण कीजिए, उचित मिलान कीजिए, सहसंबंध जोड़िए। इसमें यह पूछा जा सकता है, परस्पर आदान प्रदान से राह निकल ली जाएगी। ये वाक्य महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखें। अपनी अपनी बात कहने सुनने में बंधन या संकोच कैसा? मैं बड़ी हूं, तुम छोटी हो, इसमें संकोच क्या है? अपनी अपनी बात कहना है और दूसरों की सुनना है, इसमें संकोच या बंधन नहीं होना चाहिए। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है, किशोरवयीन लड़का लड़कियों के साथ माता पिता को मित्रता के समान व्यवहार करके उनके साथ विचारों का आदान प्रदान करना चाहिए। किशोरवयीन वय चंचल होता है, संवेदनशील होता है, उनके साथ बातें करने से उनकी मन की शंकाएं दूर हो सकती हैं। यही इस परिषद का उद्देश्य है। यहाँ एक ही वाक्य में दो शब्द युग्म आ गए हैं, देखिए, अपनी अपनी, कहने सुनने, यह बंधन संकोच नहीं होना चाहिए। ये महत्वपूर्ण बातें इस गद्यांश में, इस परिचय में दी हैं। अगला परिचय देखिए, मैंने तो अधिकार की बात यूं पूछी थी कि मैं उस बेटी की माँ हूँ जो जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखा करती है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, डैने मतलब क्या? पंख फैलाकर। देखिए, किशोरवयीन लड़कियां हैं और बहुत ऊंचा सपना देखती हैं, और वह सपना साकार करने में उसके पंख छट सकते हैं। इसलिए लेखिका कहती है कि मैं अधिकार की बात यूं पूछ रही हूँ, उस बेटी की माँ हूँ।
मतलब किशोरवयीन लड़की की मैं माँ हूँ और किशोरवयीन लड़की जीवन में ऊंचा उठने के लिए बड़े ऊंचे सपने देखती हैं। अभी कॉलेज जा रही हैं और किसी लड़के से प्यार करती हैं और शादी करने का निर्णय लेती हैं। ये बहुत ऊंचा सपना है। अभी वो पक्व भी नहीं हुए हैं, अनुभव नहीं है, अब उसकी शारीरिक क्षमता नहीं है, शिक्षा पूरी नहीं है, स्वयं के पैरों पर खड़ी नहीं है और शादी करने का निर्णय ले रही है। ये बहुत बड़ा ऊंचा सपना है। आकाश में अपने छोटे छोटे डैनों को चौड़े फैलाकर, चौड़ा मतलब रुंद, रुंद होकर, यानी छोटे से पंख हैं उसे रुंद करके फैलाकर, मतलब अभी इतने उन छोटे छोटे पंखों में शक्ति नहीं है, परंतु पूरी शक्ति लगाकर वह आकाश में ऊंचाई पर पहुंचना चाहती हैं, उड़ान भरना चाहती हैं। उन लड़की को मार्गदर्शन करना आवश्यक है। ये किशोरवयीन लड़कियों को अपनी क्षमता का बोध नहीं होता और वह बहुत ऊंचे ऊंचे निर्णय लेती हैं। अगर वो निर्णय सफल नहीं हुआ तो न्यूनगंड निर्माण होता है। इसलिए उस समय उनके जो सपने हैं, इसके बारे में, उनकी क्षमता के बारे में उन्हें ये समझाना बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात इस परिच्छेद में, छोटे से परिच्छेद में बताई है। आगे देखिए, धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती, केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ कि अपनी किसी ऊंची उड़ान में वे लड़खड़ा न जाए। इसलिए कहना चाहती हूँ कि उड़ो बेटी उड़ो, पर धरती पर निगाह रखकर। कहीं ऐसा न हो कि धरती से जुड़ी डोर कट जाए और किसी अनजाने अवांछित स्थल पर गिरकर डैने क्षत विक्षत हो जाए। ऐसा नहीं होगा क्योंकि तुम एक समझदार लड़की हो। फिर भी सावधानी तो अपेक्षित है ही। अब उन्हें यह नहीं बताना कि तुम छोटी हो, तुम्हें समझ में नहीं आता, तुम छोटी हो, तुम समझ में नहीं आता। ऐसे कहने पर भी वो लड़कियां नाराज हो जाती हैं। उन्हें इस तरह समझाया जाना है, तुम तो समझदार लड़की हो और समझदारी से ही निर्णय ले लोगी, परंतु फिर भी सावधान करना मेरा कर्तव्य है। देखिए, यहाँ एक बहुत सुंदर बात बताई है। धरती से बहुत ऊंचाई में फैले इन डैनों को यथार्थ से दूर समझकर भी मैं काटना नहीं चाहती। आप उड़ना चाहती हैं, आकाश में ऊंचे पद पर जाना चाहती हैं और तुम्हें डराकर मुझे उससे दूर भी नहीं करना है। यथार्थ मतलब वास्तव ज्ञान, वास्तवता से दूर समझकर मैं काटना नहीं चाहती। तुम्हें उड़ने के लिए मैं देना चाहती हूँ, परंतु केवल उनकी डोर मजबूत करना चाहती हूँ। उनसे जाना चाहती हूँ तो ऊपर जाने के लिए जो डोर होती है, यानी हमारे मार्गदर्शन की जो डोर होती है, उस डोर से मजबूत इसलिए करना चाहती हूँ कि अगर ऊंची उड़ान में आप ऊपर गई हैं और अपने पंख की शक्ति कमी हो गई और लड़खड़ा कर गिर गई और वह भी अनजाने अवांछित स्थल पर, यह प्रतीकात्मकता है। अनजाने अवांछित स्थल पर मतलब इस नाजुक, कोमल, संवेदनशील स्थिति में अगर तुम्हारा पैर फिसल गया तो आपको घायल नहीं, क्षत विक्षत मतलब घायल, जख्मी नहीं होना चाहिए। आकाश से पंछी जमीन पर गिर जाएगा तो उसके पंख टूट सकते हैं, उसे घायल हो सकता है, जख्म हो सकता है। उसी तरह आप ऊंची उड़ान भरने के लिए सपना देखती हैं और वो सपना साकार नहीं हो जाएगा तो आप धरती पर गिर जाओगी, और वह भी अनजाने अवांछित स्थल पर। मतलब जाने अनजाने आपके हाथ से गलती हो सकती है और उस गलती सुधारना फिर कठिन हो जाएगा। इसलिए ऊपर पहुंचाने के लिए जो डोर है वह बस मैं केवल मजबूत करना चाहती हूँ, काटना नहीं चाहती हूँ। क्योंकि ऊपर जाते समय धरती पर निगाह मतलब वास्तवता का ज्ञान आपको हमेशा होना चाहिए कि धरती मुख्य है, आकाश ऊंचाई पर हम उड़ सकते हैं परंतु फिर हमें धरती पर आना है। इस तरह हमेशा सफलता के शिखर पर जाते समय वास्तवता का ज्ञान रखना चाहिए, धरती पर ही हमें रहना चाहिए। छोटी सी सफलता से अपने पैर आकाश में नहीं उड़ाना चाहिए। बहुत सुंदर तरीके से लेखिका ने उस किशोरवयीन लड़की के मन में जो शंका है, ऊंचा सपना देखने वाले लड़कियों को माता पिता रोकना नहीं चाहते हैं, बस उनके पंख मतलब उनकी विचार क्षमता मजबूत करना चाहते हैं, ये बताने का उद्देश्य है। यह सावधानी का ही संकेत है कि निगाह धरती पर रखकर उड़ान भरी जाए। उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है, उसमें तुम्हारे परिवेश का, तुम्हारे संस्कार का, तुम्हारी सांस्कृतिक परंपरा का, तुम्हारी सामर्थ्य का भी आधार जुड़ा होना चाहिए। हमें पुरानी जर्जर रूढ़ियों को तोड़ना है, अच्छी परंपराओं को नहीं। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आज की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति तुच्छ है, कालबाह्य है, उसमें कुछ भी नहीं है, इस तरह समझ रही है। वास्तव में ऐसा नहीं है। हमारी भारतीय संस्कृति
प्राचीन हैं, पवित्र हैं, पूरी दुनिया भारतीय संस्कृति का अध्ययन करती है, परंतु हमारे देश की युवा पीढ़ी भारतीय संस्कृति को तुच्छ समझती है। इसके प्रति लेखिका यहाँ सचेत करना चाहती है, हाँ, हमारे भारतीय संस्कृति में कुछ रूढ़ी परंपराएं हैं, वो पुरानी जर्जर हो गई हैं। जर्जर मतलब बेकार, कालबाह्य हो गई हैं, पुरानी हो गई हैं। अच्छा, जो पुराने बेकार रूढ़ियां हैं उसे तोड़ देना चाहिए, उसे अभी इसका पालन करने की जरूरत नहीं है, परंतु जो अच्छी परंपराएं हैं उसे स्वीकार करना चाहिए, उन्हें नहीं तोड़ना चाहिए। ये सचेत किया है। और एक महत्वपूर्ण बात बताते हैं, हमेशा ऊंचाई पर जाते समय ध्यान में रखना कि हम सबसे पहले जमीन के नजदीक स्टेप से ऊपर आ गए हैं। मतलब हमेशा वास्तवता, यथार्थता का ध्यान रखना चाहिए। ऊंचाई पर पहुंचने पर हवा में नहीं उड़ना चाहिए, हमेशा धरती की बात ध्यान में रखनी चाहिए। मतलब वास्तवता, यथार्थता हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी सफलता का असफलता में रूपांतर हो सकता है। ये सफलता असफलता ये तो दुनिया का चक्र है। इसलिए सफलता मिलने पर, ऊंचाई पर पहुंचने पर धरती को भूल जाना गलत है। इसलिए निगाह मतलब दृष्टि, हमारी दृष्टि धरती की ओर होनी चाहिए। मतलब यथार्थ वास्तविकता का ज्ञान होना चाहिए। निगाह धरती पर रखना, ये मुहावरा बार बार आ गए हैं। देखिए ऊपर वाले परिच्छेद भी आ गए हैं, यहाँ भी आ गए हैं। सफलता के शिखर पर चढ़ते समय हमारी निगाह धरती पर रखनी चाहिए, या आकाश में ऊंची उड़ान भरते समय हमारी निगाह धरती पर रखनी चाहिए। इस तरह वाक्य में प्रयोग भी ध्यान में रखिए। एक दूसरी आकलन कृति यहाँ इस परिच्छेद में निकलती है। देखिए, उस धरती पर जो तुम्हारा आधार है। धरती पर निगाह क्यों रखनी चाहिए? क्योंकि धरती पर 4 आधार हैं। आकलन कृति के लिए धरती पर तुम्हारा आधार है। क्या क्या है? परिवेश, संस्कार, सांस्कृतिक परंपरा और तुम्हारी सामर्थ्य। ये 4 बातें तुम्हारे धरती पर आधार हैं। इसलिए फिर आपको धरती पर आना है, ये हमेशा ध्यान में रखना। अब परिवेश मतलब वातावरण, संस्कार मतलब यह तो माता पिता से हमें संस्कार मिलते हैं। सांस्कृतिक परंपरा मतलब हमारे भारत की धरोहर, और सामर्थ्य मतलब क्षमता। इसी के आधार पर ही हम आकाश में ऊंची उड़ान भरते हैं या जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आगे आगे बढ़ते हैं। इसलिए आकलन कृति इस तरह हो गई। धरती पर तुम्हारा आधार है, 4 उत्तर है, परिवेश, संस्कार, सांस्कृतिक परंपरा, सामर्थ्य। ये पहली बात। सामर्थ्य मतलब क्षमता। और एक दूसरी बात यहाँ बताती हूँ, परिवेश और संस्कार, ये बात यहाँ आ गई है। हर मनुष्य का विकास जो होता है, जो सफलता हासिल की जाती है, वह अनुवंश और परिस्थिति के आधार पर है। मानव शास्त्र हमें बताता है कि हर लड़के का विकास 50% अनुवंश से और 50% वो परिस्थिति से होता है। परिस्थिति मतलब परिवेश, मतलब जिस वातावरण में हम पलते बढ़ते हैं, घर का वातावरण, गली का वातावरण, माहौल का वातावरण, मोहल्ले का वातावरण, इसका ना अपने संस्कार पर परिणाम होता है। अगल बगल में बच्चे देखते हैं और उसी का अनुकरण करते हैं, क्योंकि हम अनुकरणशील प्राणी हैं। और बचपन में छोटे छोटे बच्चे बहुत सूक्ष्मता से हर बात का अनुकरण करते हैं। इसलिए अच्छे वातावरण में पलना बढ़ना भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। और 50% अनुवंश मतलब माता पिता के खून से, रक्त से ये संस्कार आ जाते हैं। जो माता पिता में गुण है, दोष है, वही बच्चे में आ जाते हैं। और इस तरह ये संस्कार और परिवेश आपका व्यक्तित्व विकसित होने में बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाता है। ये हमेशा ध्यान में रखिए। हर शिक्षक तो हर छात्रों को समझाने की कोशिश करता है, परंतु कक्षा में सभी छात्र नहीं सुनते। कुछ सुनते हैं, आचरण करते हैं, विकसित होते हैं, उनका व्यक्तित्व अच्छी तरह से विकसित होता है। कुछ छात्रों को बार बार समझाने पर भी वे ध्यान नहीं देते, क्योंकि इसके लिए जिम्मेदार है परिस्थिति और अनुवंश। इसलिए हमें आपकी परिस्थिति, अनुवंश में तो हम बदल नहीं कर सकते, परंतु परिस्थिति से हम उस पर मात कर सकते हैं। इसलिए हर किशोरवयीन युवक युवतियों को ध्यान में रखना चाहिए कि परिस्थिति और अनुवंश से हमें जो संस्कार आ गए हैं, गुण दोष आ गए हैं, उसी के आधार पर हमारा व्यक्तित्व विकसित होता है। पाठशाला, विद्यालय यह एक ऐसा स्थान है, उसमें सामंजस्य प्रस्ताव। शिक्षक आपको हमेशा बताते हैं कि तुम अच्छी तरह से व्यवहार करो, अच्छे गुण का आचरण करो, ये समझाने का प्रयास करते हैं। इसका कारण ये है कि आपका व्यक्तित्व विकसित करना है। और किशोरों को इस बात की ओर ध्यान में रखना चाहिए। केवल सुगंधा, केवल किशोरी नहीं, तो इस आयु के किशोर भी महत्वपूर्ण है, इन्हें भी ये सब बातें लागू हैं। परंपरा और रूढ़ि का अर्थ समझती हो ना तुम? नहीं? तो इस अंतर को समझने के लिए अपने सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य अपने कॉलेज पुस्तकालय से खोज कर लाना, उसे जरूर पढ़ना। यह आधार एक भारतीय लड़की के नाते तुम्हारे व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है।
इसलिए यहाँ बहुत सुंदर बात बताई है। देखिए, परंपरा और रूढ़ी, इसका अर्थ हमें समझ लेना चाहिए और इसके लिए हमें सांस्कृतिक साहित्य पढ़ना चाहिए। और सांस्कृतिक साहित्य कहाँ मिलता है? तो कॉलेज के पुस्तकालय में। पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में आपको यह मिलता है। हाँ, जिस जमाने में लेखिका ने लिखा है उस समय पढ़ने के लिए आधार पुस्तकालय थे। आज आपके हाथ में स्मार्टफोन है और गूगल पर आपने सांस्कृतिक साहित्य भारत का इस तरह डाला तो तुरंत आपके सामने ढेर सारी जानकारी आ जाती है। आप जब कभी समय मिल जाएगा तो सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य गूगल पर सर्च करके आप पढ़ सकते हो। उस जमाने में लेखिका ने लाइब्रेरी में जाकर यह पढ़ना चाहिए। और एक महत्वपूर्ण बात, भारतीय लड़की को सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि यह उसके व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। अटूट, टूट, अटूट, ये उपसर्ग शब्द है। देखिए, अटूट मतलब अभिन्न, उससे अलग नहीं किया जा सकता। आपके व्यक्तित्व का यह अटूट हिस्सा है, आपको यह पढ़ना चाहिए। जहां कहीं भी यह साहित्य आपको पढ़ने को मिलता है, पुस्तकालय हो या गूगल पर सर्च करके देखिए, वह या ई लाइब्रेरी में आपको मिलता है, जहां मिलता है, यह भारतीय लड़की को पढ़ना आवश्यक है, क्योंकि यह सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य भारतीय लड़की के व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है। इस पर प्रश्न इस तरह तैयार हो जाता है कृति, भारतीय लड़की के व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य, ये उसका उत्तर है। और सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य यहाँ मिलेगा कहाँ? कॉलेज पुस्तकालय। उस जमाने में कॉलेज में ही पुस्तकालय होते थे, बाहर प्राइवेट लाइब्रेरी बहुत कम होती थी, इसलिए लेखिका ने कॉलेज पुस्तकालय यह बताए हैं। और इस तरह इस परिच्छेद में दो महत्वपूर्ण बातें बताए हैं। किशोरवयीन लड़की को भारतीय सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य पढ़ने के लिए लेखिका ने कहा है, और वह साहित्य कहाँ मिलता है यह भी बताया है। और रूढ़ी और परंपरा समझने के लिए सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य पढ़ना चाहिए। तीन महत्वपूर्ण बातें यहाँ बताई हैं। बदले वक्त के साथ बदलते समय के नए मूल्यों को भी पहचान कर हमें अपनाना है। पर यहाँ पहचान शब्द को रेखांकित करो। बिना समझे, बिना पहचाने कि कुछ भी नया अपनाने से लाभ के बजाय हानि उठानी पड़ सकती है। यानी यहाँ कोई भी ज्ञान हो, मूल्य हो, संस्कार हो, तथ्य हो, ये पहचान कर लेना चाहिए। मतलब परख कर, परीक्षा लेकर वो हमारे लिए योग्य है या नहीं, ये देख कर उसे स्वीकार करना चाहिए। नहीं तो जो नया है वो अपनाने से बाद में पछताने की परिस्थिति आ सकती है। इसलिए जो कुछ भी नए मूल्यों को आप स्वीकार करना चाहती हैं, उसे सबसे पहले पहचानो और बाद में उसे स्वीकार कर लो। इनको पहचान कर हमें अपनाना है। यह एक कृति तैयार हो जाती है। नए मूल्यों को पहचान कर हमें अपनाना है। और यहाँ ये पहला गद्यांश समाप्त हो जाता है। इस पर कृतियां देखिए। आकलन, एक संजाल पूर्ण कीजिए। देखिए, संजाल के लिए धरती पर तुम्हारा आधार है परिवेश, संस्कार, सांस्कृतिक परंपरा, सामर्थ्य, ये इसका उत्तर है। कारण लिखिए। देखिए, सुगंधा का पत्र पाकर लेखिका को खुशी हुई, क्योंकि सुगंधा ने दुतरफा अधिकार की बात उठाई है। दूसरी आकलन कृति देखिए, सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह आधार भारतीय लड़की के व्यक्तित्व का अटूट हिस्सा है, ये इसका उत्तर है। लिखिए। तरह तरह से इस पर कृति पूछी जा सकती है। मैटर यही होता है, इससे राह निकाल ली जाएगी। परस्पर आदान प्रदान से, मतलब परस्पर चर्चा करने से समस्या पर राह निकाल ली जाएगी। सांस्कृतिक आधार से संबंधित साहित्य खोजना कॉलेज पुस्तकालय में। इन रूढ़ियों को तोड़ना है जो पुरानी जर्जर हो गई हैं। इनको पहचान कर हमें अपनाना है। नए मूल्यों को पहचान कर ही हमें अपनाना चाहिए। शब्द संपदा देखिए, गद्यांश में आए शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए। ये कृति निकाल ही नहीं जा सकती, क्योंकि इसमें इतने सारे शब्द युग्म आ गए हैं। इनमें से केवल 4 लिए हैं, बहुत सारे शब्द युग्म हैं, कोई भी 4 चुनकर लिखिए। अपनी अपनी, कहने सुनने, छोटे छोटे, क्षत विक्षत, आदान प्रदान, अपने अपने, ये तो आपने देखा है। यह कृति आ गई है। देखिए, उपसर्ग युक्त शब्द बनाइए। आपके गद्यांश में है, यहाँ मैंने शब्द दिया है टूट, अटूट। टूट मतलब अलग अलग और अटूट मतलब अभिन्न, जोड़े हुए। सहमति, असहमति, क्षत, अक्षत, क्षत विक्षत, यह शब्द युग्म है। दोनों का अर्थ जख्मी, घायल है, परंतु क्षत
अक्षत ये विलोमार्थी भी हैं और उपसर्गयुक्त शब्द। सावधानी, असावधानी, अ उपसर्गयुक्त शब्द यहाँ तैयार हो गए हैं। अभिव्यक्ति देखिए, किशोरों का माता पिता से संवाद महत्वपूर्ण है, इस कथन पर अपने विचार लिखिए। यहाँ किशोरों का मन कहाँ है, क्योंकि किशोरी और किशोर दोनों को भी माता पिता से संवाद करना महत्वपूर्ण है, ये बताना है। देखिए किशोर, यहाँ किशोर किशोरी दोनों हैं। किशोर मतलब किशोर लड़की लड़का। किशोर दिल से संवेदनशील और चंचल होते हैं। इस अवस्था में उनके शरीर और मन में बदलाव होता है। वे माता पिता की अपेक्षा मित्रों के संपर्क में ज्यादा रहते हैं। कभी कभी गलत मित्रों की संगति से अनजाने में गलत कार्य कर बैठते हैं। इसलिए किशोर और माता पिता के बीच दो तरफा संवाद आवश्यक है। दो तरफा ही बहुत महत्वपूर्ण है। माता पिता को भी अधिकार है और किशोर को भी अधिकार है बातें करते समय। माता पिता को अपने किशोर बच्चों के साथ स्नेहपूर्ण और मित्र के समान व्यवहार करना चाहिए। किशोरों की भावनाएं, विचार और व्यक्तित्व का आदर करना चाहिए। किशोरों को भी अपने माता पिता के पद और गरिमा को बनाए रखते हुए संवाद करना आवश्यक है। इसमें विश्वास, प्यार और पारदर्शिता होनी चाहिए। दोनों ओर से कुछ छिपाना नहीं चाहिए, दबाव नहीं होना चाहिए, डराना धमकाना नहीं होना चाहिए। तो मित्र के समान विश्वास, प्यार, पारदर्शिता से किशोरवयीन लड़का लड़की से माता पिता को संवाद करना चाहिए और किशोरों को भी अपने माता पिता से संवाद करना चाहिए। यह आकलन कृति इस गद्यांश पर दी है और यहाँ यह पहला गद्यांश कृति सहित पूर्ण होता है। अगले विभाग में हम अगला गद्यांश लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।